नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। भारतीय उत्पादों में यूरोपीय यूनियन को भी मिले जहरीले रसायन। हांगकांग और सिंगापुर ने किया है एमडीएच और एवरेस्ट मसालों को बैन। जहरीला रसायन है एथिलीन ऑक्साइड। सेशल्स के नजदीक मिली ब्लू व्हेल। 60 सालों के बाद वैज्ञानिकों ने की पुष्टि, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल। और आईएचआरसी ने अपनाया नया लोगो। 1919 में हुई थी स्थापना। संस्कृति मंत्री करते हैं अध्यक्षता। आइए शुरू करें। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका ख्याल आते ही लोग किसी ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करते हैं जिसे शराब, सिगरेट या तंबाकू जैसे किसी उत्पाद की आदत हो। लेकिन आपने अपने आसपास ऐसे भी किसी इंसान को जरूर देखा होगा जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में इन उत्पादों को कभी कंज्यूम नहीं किया होता, लेकिन उन्हें कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। इंसानी शरीर में होने वाले कई तरह के कैंसर के लिए कई तरह के कारण भी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण है लंबे वक्त तक कार्सिनोजेनिक तत्वों यानी कैंसर फैलाने वाले तत्वों के संपर्क में रहना। ऐसा ही एक कैंसरकारी तत्व होता है एथिलीन ऑक्साइड। इसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के द्वारा कार्सिनोजेन ग्रुप 1 में रखा गया है। इसी एथिलीन ऑक्साइड के ट्रेसेस मिलने के चलते भारतीय ब्रांड्स एवरेस्ट और एमडीएच के मसाले सिंगापुर और हांगकांग में बैन कर दिए गए हैं। इसे हमने न्यूज एट 9 के पिछले एपिसोड्स में कवर भी किया था। अब भारतीय उत्पादों में ऐसे ही जहरीले रसायन मिलने की खबर यूरोपीय यूनियन से भी आ रही है। दरअसल यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी को भारतीय उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड के ट्रेसेस लगातार मिल रहे थे, लेकिन यूरोपियन अथॉरिटी ने इस पर बैन जैसा कोई एक्शन नहीं लिया। यूरोपियन यूनियन की फूड अथॉरिटीज को सितंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच भारत के तकरीबन 527 उत्पादों में ये जहरीले तत्व मिले थे। इन उत्पादों में मसाले, मेवे और तिल के बीज जैसे उत्पाद शामिल हैं। इन उत्पादों में से 87 को बॉर्डर से ही रिजेक्ट किया गया, तो कुछ को बाद में मार्केट से बाहर कर दिया गया था, लेकिन बैन जैसे एक्शन नहीं लिए गए। अभी कुछ वक्त पहले हमने नेस्ले के उत्पादों में शुगर कंटेंट मिलने की खबर भी सुनी थी। इन सब पर एफएसएसएआई को जांच के लिए बोला गया है। यहां पर एक सवाल जिस पर सब चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आमतौर पर जो उत्पाद निर्यात किए जाते हैं उनकी क्वालिटी टॉप नॉच यानी सबसे बेहतरीन रखी जाती है। जब दूसरे देशों को निर्यात किए गए उत्पादों का ये हाल है, तो लोकल लेवल पर बेचे जा रहे उत्पादों की क्वालिटी का स्तर क्या होगा? आपके मन में एक सवाल और उठ सकता है कि आखिर खाने की चीजों में केमिकल मिलाने की जरूरत क्या है? दरअसल उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट सबसे सस्ता उपलब्ध तरीका है। आपने देखा होगा जो दालें, चावल या मसाले आप खेत से सीधा लगाकर घर में इस्तेमाल कर लें तो उनमें एक निश्चित समय के बाद कीड़े लग जाएंगे, लेकिन मार्केट से पैक्ड लाई गई दालें इस मामले में लंबे वक्त तक सही बनी रहती हैं। वजह क्या है? वजह है इन पर किया गया केमिकल ट्रीटमेंट। एथिलीन ऑक्साइड को भी मसालों में शेल्फ लाइफ बढ़ाने के मकसद से ही इस्तेमाल किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड एक रंगहीन कलरलेस गैस है। इसका उपयोग कीटनाशक और स्टरलाइजिंग एजेंट के तौर पर किया जाता है। व्यापक तौर पर इसे साल्मोनेला और इकोलाई बैक्टीरिया के खिलाफ उत्पादों को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आने से लम्फोमा और ल्यूकीमिया सहित अन्य कैंसर होते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के मकसद से कई तरह के फूड प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है। आइए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और फूड प्रिजर्वेटिव्स को समझने की कोशिश करते हैं। इनमें एक टाइप होता है नेचुरल प्रिजर्वेटिव यानी प्राकृतिक परिरक्षक का। पौधों, जानवरों और खनिजों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त नेचुरल प्रिजर्वेटिव में नमक, चीनी, सिरका और मसाले जैसे पदार्थ आते हैं। इनका उपयोग सदियों से भोजन को संरक्षित करने के लिए किया जाता रहा है और आमतौर पर उपभोग के लिए ये सुरक्षित माने जाते हैं। दूसरा टाइप है सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव का। सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव ऐसे रसायन हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है। इन्हें भी खाद्य उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए मिलाया जाता है। आमतौर पर सामान्य सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव में सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सोर्बेट और सल्फाइड्स शामिल हैं। ये प्रभावी होते हैं, लेकिन कुछ सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स को लंबे वक्त तक प्रयोग करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 25 अप्रैल का दिन दुनिया में विश्व मलेरिया दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 2024 के लिए इस दिन की थीम एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड रखी गई है। आपने सुना होगा कि मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो कि इंसानों में मच्छर के काटने से फैलती है।
आप जानते हैं मलेरिया के लिए जिम्मेदार तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, लेकिन इसे फैलाने का काम मच्छर करते हैं। आमतौर पर मलेरिया पूरी दुनिया में ही होता है, लेकिन इसके ज्यादातर मामले गर्म तापमान और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में मलेरिया के 94% मामले अफ्रीका रीजन में ही देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि मलेरिया इंसानों में फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इंसानों में पैरासाइट से संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 14 दिन के बाद मलेरिया रोग होता है। मलेरिया के लिए 5 तरह के प्लाज्मोडियम पैरासाइट जिम्मेदार हैं। इनमें शामिल हैं पी मलेरिया, पी ओवाले, पी नोवेसी, पी फाल्सिफेरम और पी विवैक्स। भारत में आमतौर पर पी फाल्सिफेरम और पी विवैक्स मलेरिया के मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। भारत ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 2030 लॉन्च किया है। इसके तहत 2030 तक पूरे देश में मलेरिया का उन्मूलन करना है। ये तो हुई मलेरिया बीमारी होती कैसे है इस बारे में बात। अब हम जानते हैं कि मलेरिया को डायग्नोज कैसे करते हैं। इसकी पुष्टि आमतौर पर प्रयोगशाला परीक्षणों के माध्यम से होती है। इसमें रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स यानी RDTs शामिल हैं। इस टेस्ट से ब्लड में प्लाज्मोडियम परजीवी की उपस्थिति का पता चलता है। एक बार डायग्नोज हो जाने पर मलेरिया का इलाज मलेरिया रोधी दवाओं से किया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाओं में क्लोरोक्वीन शामिल है। क्लोरोक्वीन का उपयोग एक समय मलेरिया के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर व्यापक रूप से किया जाता था। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में व्यापक प्रतिरोध के कारण इसका उपयोग सीमित कर दिया गया है। साथ ही मलेरिया के लिए ACT यानी आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल भी किया जाता है। मलेरिया परजीवी की सबसे घातक प्रजाति पी फाल्सिफेरम के कारण होने वाले अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लिए ACT वर्तमान में सबसे प्रभावी उपचार है। साथ ही कुनैन का उपयोग भी सदियों से मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता रहा है और आज भी कुछ परिस्थितियों में इसका उपयोग होता है, जैसे जब अन्य दवाएं उपलब्ध न हों या फिर गंभीर मलेरिया का इलाज करते समय। साल 2021 में मलेरिया के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन RTS-AS01 RTS.S को भी WHO की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन का ट्रेड नेम मॉस्क्विरिक्स है। यह वैक्सीन पी फाल्सिफेरम मलेरिया के लिए भी कारगर है। हाल ही में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 60 साल के बाद सेशल्स द्वीप के नजदीक ब्लू व्हेल्स के मिलने की पुष्टि की है। दुनिया के नक्शे में सेशल्स हमें एक द्वीपीय देश के तौर पर हिंद महासागर में दिखता है। यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। पहले सेशल्स के पास ब्लू व्हेल की बड़ी संख्या में मौजूदगी थी, लेकिन 1963 से 1966 के दौरान बड़ी मात्रा में इलीगल तरीके से इन्हें मार दिया गया। देखिए, व्हेल के कमर्शियल शिकार की शुरुआत 1878 में उत्तरी अटलांटिक महासागर से हुई थी। इसका प्रयोग कॉस्मेटिक्स, साबुन और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए लुब्रिकेंट के तौर पर किया जाता था। इलीगल शिकार के चलते इनकी संख्या में 89 से 97% की कमी दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में वर्तमान में केवल 5 से 15 हजार व्हेल ही मौजूद हैं। ये आर्कटिक महासागर को छोड़कर दुनिया के लगभग हर महासागर में पाई जाती हैं। इनकी कम होती संख्या के चलते अब अधिकांश देशों में ब्लू व्हेल के शिकार पर रोक लग गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों के जरिए इन्हें संरक्षित भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इनका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड ही बना हुआ है। दरअसल अब इनके कमर्शियली होने वाले शिकार पर तो रोक है, लेकिन अभी भी शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन के चलते होने वाले प्रदूषण, जहाजों से टकराने आदि के कारण इनकी मौत हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के चलते क्रिल मरीन एनिमल की संख्या में भी कमी आ रही है। ब्लू व्हेल अपने खाने के लिए क्रिल का ही शिकार करती हैं। आपको बता दें कि ब्लू व्हेल पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा जीव है। इसकी लंबाई 24 से 30 मीटर तक होती है। मतलब ये कि ये बास्केटबॉल कोर्ट से भी लंबी होती हैं। वैज्ञानिकों को ब्लू व्हेल के लाइफ हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक ब्लू व्हेल का औसत जीवन काल लगभग 80 से 90 साल का होता है। वैज्ञानिक इनकी डेड बॉडीज से कलेक्ट किए गए मोम जैसे ईयर प्लग की परतों की गिनती करके व्हेल की उम्र का अनुमान लगाते हैं। इनका जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भकाल 10 से 12 महीनों का होता है। चुनावों के साथ साथ भारत में लोगो बदलने का भी दौर चल रहा है। अभी कुछ वक्त पहले DD न्यूज ने अपना लोगो चेंज किया था। इसके रंग को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। आज की खबर है IHRC यानी इंडियन
हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन ने भी नया लोगो अपनाया है। बेसिकली लोगो किसी संस्था या बिजनेस के लिए एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। लोगो एक विजुअल सिंबल से कहीं ज्यादा उस संस्था के वैल्यूज और एसेंस को बताता है। एग्जाम के लिए किसी संस्था के लोगो से ज्यादा वो संस्था इंपॉर्टेंट है। इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन यानी IHRC यानी भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है। यह अभिलेखीय मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन साल 1919 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति मंत्री के द्वारा की जाती है। इसका नाम बदलकर 2017 में इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी कर दिया गया है। IHRC ऐतिहासिक दस्तावेजों को कलेक्ट करने के साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने में भी अहम भूमिका निभाता है। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया IHRC के सचिवालय के तौर पर काम करता है। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के स्थायी मूल्यों के अभिलेखों का कस्टोडियन यानी संरक्षक है। इसे 11 मार्च 1891 को कोलकाता में शाही अभिलेख विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। यह दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा अभिलेखीय भंडार है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह इस सम्मेलन का 6ठा संस्करण है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिए लचीले बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। सम्मेलन की थीम इन्वेस्ट टुडे फॉर अ मोर रेजिलिएंट टुमारो अर्थात अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारों, बुनियादी ढांचा विशेषज्ञों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और निजी क्षेत्र को एक मंच पर लाना है। इसे CDRI यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा आयोजित किया जाता है। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर अपना जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया है। इसका मुख्य मकसद भारत की हरित वित्त पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना है। नाबार्ड की जलवायु रणनीति 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। सभी क्षेत्रों में हरित ऋण में तेजी लाना, व्यापक बाजार निर्माण में भूमिका निभाना, आंतरिक हरित परिवर्तन और रणनीतिक संसाधन जुटाना। इसके लिए भारत को प्रति वर्ष $170 बिलियन की आवश्यकता होगी। यह रणनीतिक पहल न केवल पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति नाबार्ड की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है, बल्कि लचीली और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की ओर भारत के ट्रांसफॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सोने की कीमत इस समय तेजी से बढ़ रही है और अभी इसके और भी ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है। इसे लोग वैश्विक मंदी और युद्ध का कारण मान रहे थे, लेकिन सोने की यह बढ़ी हुई चमक टीना फैक्टर के चलते देखी गई। यहाँ टीना का मतलब है देयर इज नो अल्टरनेटिव। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां निवेशक किसी विशेष एसेट या निवेश को मौजूदा बाजार स्थितियों के हिसाब से सर्वोत्तम विकल्प के रूप में देखते हैं। मूलतः भविष्य में संभावित अनिश्चितताओं से भयभीत लोग सबसे सुरक्षित निवेश साधन पर विचार करते हैं और उनको लगता है कि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। यदि इसे और आसान भाषा में समझें तो उचित विकल्पों की कमी के कारण किसी एसेट वर्ग की कीमतें अवास्तविक रूप से बढ़ जाती हैं। यही वर्तमान में सोने के साथ हो रहा है। रिटेल के भविष्य पर केंद्रित एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम रिटेल समिट 2024 का समापन हुआ। इसका आयोजन दुबई में किया गया। यह समिट 8 प्रमुख थीमों पर आधारित था। इनका उद्देश्य दुनिया भर के रिटेल विक्रेताओं के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करना है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की रिटेल समिट 2024 का एक उद्योग भागीदार है तथा यह भागीदार रिटेल तथा ई-कॉमर्स क्षेत्र में भारतीय ब्रांड्स को एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां वे अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ बिजनेस टू बिजनेस जुड़ाव कर सकें। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में आयोजित हो रही है। यह बैठक 25 से 26 अप्रैल 2024 तक चलेगी। बैठक में रक्षा सहयोग की विभिन्न गतिविधियों सहित शंघाई सहयोग संगठन के भीतर क्षेत्रीय हित के अन्य सुरक्षा मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा के लिए मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे। 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता उसेन बोल्ट को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज के द्वारा की जाएगी। इसकी शुरुआत जून से होगी। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें खेलेंगी, जिनमें 5-5 के 4 समूहों में इन्हें बांटा गया है। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 8 के चरण में जाएंगी।
एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। इन खेलों की शुरुआत 24 अप्रैल को हुई तथा यह 27 अप्रैल तक आयोजित होंगे। चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स ने पहले ही दिन एक गोल्ड सहित कुल 4 मेडल जीते। दीपांशु ने जेवलिन थ्रो कर भारत को पहला गोल्ड दिलाया तो रोहन, प्रियांशु और ऋतिक राठी ने सिल्वर मेडल जीता है। पिछले साल भारत ने इस चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल सहित 19 मेडल्स के साथ तीसरा स्थान हासिल किया था। नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद खेल की विश्व संचालन संस्था द्वारा अनिवार्य की गई प्रक्रिया भी पूरी हो गई। दरअसल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ का निलंबन हटाते हुए कहा था कि पहलवानों की शिकायतों को निपटाने के लिए एक एथलीट आयोग गठित करना अनिवार्य होगा। नरसिंह यादव राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, RTS वैक्सीन किस रोग के लिए मंजूर की गई है? मलेरिया, कोविड, चिकनगुनिया या फिर पोलियो? अगला सवाल है, एथिलीन ऑक्साइड है खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जाने वाला कीटनाशक, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए प्रयोग में आने वाला पदार्थ, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ या फिर हर्बल रंग बनाने के लिए प्रयोग होने वाला पदार्थ? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? नज़मा हेपतुल्ला, प्रोफेसर नईमा खातून, नूरजहां सिद्दीकी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है विकल्प बी, प्रोफेसर नईमा खातून। अगला प्रश्न था, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 25 दिसंबर, 24 अप्रैल या फिर 2 अक्टूबर? सही जवाब है विकल्प सी, 24 अप्रैल। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।